आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो टॉपिक है विधि शास्त्र। आज के जितने भी प्रश्न है, जो टेक्स्ट है, वो विधि शास्त्र पर आधारित। इसके अंतर्गत देखिए, पहला जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से किस विधि शास्त्रिक विधि मानव आचरण को नियमों के शासन के अधीन बनाने का उपक्रम है? ए एडमंड कान, बी HLA हर्ट, सी फुल्लर, डी जीरो। देखिए, इसमें जो आंसर बनेगा आपका, देखिए वो बनेगा आपका सी आंसर, मतलब फुल्लर। आंसर में जाता है सी। अब ये कथन जो था, मतलब जो है फुल्लर। अब देखिए, फुल्लर ने जो है विधि प्रमाणवादियों की आलोचना नीतिगत पलायन तथा यथार्थवादियों की आलोचना सकारात्मक विधि से की है और चाहिए के कठोर अलगाव के आधार पर की है। यानी कि जो है, मतलब जो है उल्लेख से जो है, मतलब जो है विधिक प्रमाणवादियों की आलोचना नीतिगत पलायन या यथार्थवादियों की आलोचना सकारात्मक विधि से और चाहिए कि कठोर अलगाव के आधार पर की है। उनके अनुसार विधि का तात्पर्य विधिक व्यवस्था के मूल्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से है और उद्देश्य और मूल्य का संबंध है। उनके अनुसार सफल मानव जीवन के सिद्धांत की खोज हमेशा खुली और बेड़ी मुक्त होनी चाहिए। यानी कि जो है, फुल्लर के अनुसार कहते हैं, सफल मानव जीवन के सिद्धांतों की जो खोज है वो हमेशा से ही खुली और बेड़ी मुक्त होनी चाहिए। परिणामतः उन्होंने प्राकृतिक विधि को प्राधिकारिक कुछ विधि के समूह के रूप में स्वीकार कर दिया और जिसके द्वारा मानव विधि का मूल्यांकन किया जाता। अब देखिए, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका बन गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विधान का लक्षण नहीं है? और इसमें विधान का लक्षण नहीं है बताना है आपको। देखिए, यह राज्य की विधायी अंग संसद या विधायिका द्वारा निर्मित होता है। यह विचार पूर्वक निर्मित नियमों का संग्रह है। इसमें अध्यापक तत्व होता है। यह आगमनात्मक रीति से अभिकथित होता है। देखिए, आंसर बनेगा इसका डी, यानी डी आंसर बन जाता है। यहां पर कहता है कि यह आगमनात्मक रीति से अभिकथित होता है। ये मतलब जो है विधायी, मतलब विधायन का नहीं है। अब देखिए, यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करते हैं, प्रोफेसर मैन ग्रे ने विधायन की परिभाषा करते हुए कहा है कि विधायन समाज के विधायी अंगों द्वारा प्रारूपिक कथन के अतिरिक्त कुछ नहीं है। मतलब देखिए, ग्रे क्या कहता है, यानी कि विधान समाज, यानी कि विधान समाज के विधायी अंगों द्वारा प्रारूपिक कथन के अतिरिक्त कुछ नहीं है। ऐसा विधायन का तात्पर्य विधि के प्रस्थापन और सर्जन, यानी कि मतलब जो है विधायन का जो तात्पर्य है विधि की प्रस्थापना या सर्जन से है। यह नियमों और मानदंडों का वह प्रारूप है जो राजनीतिक रूप से सुव्यवस्थित समाज द्वारा प्राधिकृत रूप में निर्णय के पूर्व और सामान्यता क्रियाकलापों के पूर्व प्रख्यापित होते हैं। देखिए, इसमें आंसर बना आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायाधीश एक पूर्ण निर्णय में तात्विक तथ्यों के आधार पर तथा अत्यात्विक तथ्यों का बहिष्कृत करने पर जिसे निष्कर्ष पर पहुंचता है वह निर्णय आधार है, इतरोक्ति है, त्रुटिपूर्ण निर्णय है, मौन रहते हुए पूर्ण निर्णय है। देखिए, आंसर बनेगा इसका ए, निर्णयात्मक निर्णय आधार है। आंसर बन जाता है ए। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं, देखिए इस कथन के जो है, यानी यह कथन जो है निर्णय आधार से संबंधित है। इस सिद्धांत के जो प्रवर्तक थे वो जो है प्रोफेसर वुडहर्ट है। अब नियंत्रण करने वाला सिद्धांत
पूर्व निर्णय वाले मामले में निर्णय देने वाले न्यायाधीश द्वारा तथ्यों को तात्विक मानने और उन तथ्यों के आधार पर निर्णय देने में मिलता है। अतः वह निर्णय आधार को तात्विक या अतात्विक दो रूपों में बांटते तथा इनके निर्धारण के लिए 10 आधार निश्चित किए हैं। देखिए वो पहले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। बाकी देखिए इसमें आंसर बनेगा आपका ए। नेक्स्ट, जब मध्यवर्ती कब्जा अंतरित किया गया हो तथा तात्विक कब्जा अंतरित के पास ही रहे हो तो कब्जे के आणविक परिधान की यह रीति कहलाती है कि कॉन्स्टिट्यूटियम पेजेजोरियम ट्रेडेशियम ब्रेबोमानुम अभिदारी बनाना या स्टानमेंट लोंगो मान। अब देखिए इसमें जो आंसर बनेगा इसका वो बनेगा ए कॉन्स्टिट्यूटियम यानी कि कॉन्स्टिट्यूटियम पेजेजोरियम। आंसर बना इसका ए। अब देखिए जो है इसमें देखिए मध्यवर्ती कब्जे का जो अंतरण है वो कॉन्स्टिट्यूटियम पेजेशियो के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। इसके कॉन्स्टिट्यूटियम पेजेशियो के अंतर्गत आता है, जबकि तत्कालिक कब्जा अंतरणकर्ता में बना रहता है। यानी तात्विक कब्जा जो है अंतरणकर्ता में बना रहता है। इनमें एक वस्तु का प्रभाव है अंतरण करार द्वारा माना जा सकता है, जबकि इसका कब्जा धारक भविष्य के लिए अपने लिए धारण नहीं करेगा, जबकि दूसरों के लिए धारण करेगा। वस्तु के साथ किसी भी भौतिक यानी कि देखिए वस्तु के साथ किसी भी भौतिक व्यवहार की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि मात्र करार द्वारा ही मध्यवर्ती कब्जा हस्तांतरी इन ट्रांसफर द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है। यद्यपि तात्विक कब्जा जो है अंतरणकर्ता का बना रहता है और दूसरों के लिए उसे धारण किया जाता है। देखिए आंसर बना इसका ए। आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, सामाजिक नियंत्रण की धुरी राज्य संगठन में निहित न होकर राज्य के अंतर्गत पाए जाने वाले समूह के निकायों में निहित है। यह किसका कथन है? ए पाउंड, बी ड्यूगिट, सी गेरक, डी इहरिंग। आंसर बनेगा इसका सी गेरिक। अब देखिए जर्मनी इतिहासकार या जर्मनी ऐतिहासिक विचारधारा के प्रमुख विधि शास्त्री गियरक का मानना था कि सामाजिक नियंत्रण की धुरी राज्य संगठन में निहित न होकर राज्य के अंतर्गत पाए जाने वाले सामूहिक निकायों में निहित है। इसकी जो व्याख्या के क्रम में जो है इन्होंने सामाजिक नियंत्रण के इतिहास का सहारा लिया और जहां उन्होंने पाया कि अभी जातीय वर्गों की संपत्ति पर आधारित सोपानात्मक समूह में संगठन या प्रारंभिक उन्हें मध्यवर्ती घटनाक्रमों के या गिल्ड जैसे सहयोगी समूह द्वारा इसका विरोध परिणाम स्वरूप उत्थान या पतन या तथा पुनर्जागरण और सुधार आदि के क्रमवर्ती चक्रायन के फलस्वरूप सामाजिक संगठन के रूप में एक नए तत्व का विकास होना इसके लिए काफी प्रेरणास्पद था। उन्हें राज्य द्वारा ही सहयोगी सिद्धांत को अपनाते हुए सामाजिक संगठनों के विकास को बढ़ावा दिया गया। अतः विधि के सापेक्ष गियरक का दृष्टिकोण व्यक्तिवादी न होकर समूहवादी। देखिए आंसर बना इसमें ये बन जाता है हमारा, देखिए सी आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, इसमें देखिए आप जो है यदि किसी आवश्यक तत्व के कारण हितकारी तथ्य अभी अपूर्ण है परंतु भविष्य में पूर्ण होने योग्य है तो ऐसा स्वाभाविक स्वामित्व होगा। आंसर बनेगा इसमें ए निहित समाजत्व, एकल स्वामित्व, समाश्रित समाजत्व या फिर सामयिक समाजत्व। अब देखिए जो है सामान्य के अनुसार
एक संपदा निहित हो सकती है यद्यपि यह तुरंत कब्जा का आधार प्रदान न करे। इस तरह एक वसीयत में संपदा को जीवन काल के लिए तथा अवशिष्ट हित व्यय में परम सम्मत या फ्री सैंपल के तौर पर दी जा सकती है। व्यय का हित जो है निहित है क्योंकि के बीच में ऐसे पूर्व हित अतिरिक्त कुछ नहीं है। तकनीकी भाषा में व्यय का जो हित है वो निहित या कब्जा निहित नहीं है। देखिए इसमें जो है आंसर बनेगा इसका ए। नेक्स्ट, विधि का नैतिक आधारों का कोई संबंध नहीं है किसका। यानी कि देखिए विधि का नैतिक आधारों का कोई संबंध नहीं है किसका कथन है। ए कोलहर, बी ऑस्टिन, सी स्टेमलर, डी मैन। आंसर बनेगा ए कोलहर। आंसर ए बन जाता है कोलहर। अब देखिए यह कथन जो है कोलहर का है। ये वास्तव में विधि को जन भावना पर आधारित नहीं मानते हैं। इनका मानना है कि यह भूतकाल के लोगों की संस्कृति की उपज। दूसरी बात, भूतकालीन सभ्यता के परिणाम स्वरूप वर्तमान की सभ्यता में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास की उपज। विधि वर्तमान मूल्यों के संरक्षण और नए मूल्यों के विकास का ख्याल रखते हुए मानव समाज के सांस्कृतिक जीवन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। प्रत्येक समाज में एक ऐसी विधि होनी चाहिए जो उसके उद्देश्य और ध्येय को सर्वाधिक अनुकूल हो। देखिए आंसर बना इसका ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं? अब इसमें सही नहीं बताना है। एक हिंदू देव प्रतिमा न्यायिक व्यक्ति देव प्रतिमा के लिए स्थापित धर्मदाय के संबंध में शाश्वत के विरुद्ध नियम लागू नहीं होता है। एक हिंदू देव प्रतिमा का धर्मदाय में लाभकारी हित होता है। एक हिंदू देव प्रतिमा का व्यक्तिगत केवल लाभार्थी स्वीकार्य नहीं है बल्कि यह दायित्व भी उत्पन्न कर। देखिए इसमें आंसर बनेगा ए आंसर बन जाता है। यानी कि एक हिंदू देव प्रतिमा न्यायिक व्यक्ति है। अब देखिए यह भारतीय विधि में देव प्रतिमा को विधिक व्यक्ति माना गया है। अब यहाँ पर बात करते हैं न्यायिक व्यक्ति। न्यायिक व्यक्ति यहाँ पर विधि व्यक्ति माना गया। विद्या पूर्ण तीर्थ स्वामी बनाम विद्या निधि तीर्थ स्वामी ILR 1919 मद्रास के बाद में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि कल्पित व्यक्तियों में सबसे प्राचीन तम व्यक्ति देव मूर्ति है। अब देखिए इसमें परिणामतः हिंदू देव प्रतिमा का मानवीकरण के आधार पर विधिक व्यक्ति माना गया है और यह एक विधिक सत्ता है जो मानव की हैसियत प्राप्त कर संपत्ति रखने योग्य है। क्योंकि देव प्रतिमा के आदर्श विधिक व्यक्तित्व प्राप्त है इसलिए प्रतिमा के लिए स्थापित किए गए धर्मदाय के प्रति शाश्वत के विरुद्ध नियम लागू नहीं। देखिए इसमें आंसर बना आपका ए। नेक्स्ट, एक अधिकार जो बिना किसी अपवाद के वैध है कहलाता है। यानी एक अधिकार जो बिना किसी अपवाद के वैध है कहलाता है। अत्यांतिक अधिकार, औपचारिक अधिकार, पूर्ण अधिकार, व्यक्तिगत अधिकार। आंसर बनेगा इसका अत्यांतिक अधिकार। आंसर बन जाता है ए। अब देखिए मतलब यह है गोविंद ने निरपक्ष अधिकार की व्याख्या करते हुए कहा है। इसमें गोविंद ने निरपक्ष अधिकार की व्याख्या करते हुए कहा है कि एक अधिकार निरपेक्ष यानी एब्सोल्यूट है जब किसी भी परिस्थिति में इसका लंघन या ओवरराइड नहीं किया जा सकता, अर्थात कभी भी इसका औचित्यपूर्ण उल्लंघन नहीं हो सकता और बिना किसी अपवाद के इसका पूरा किया जाना आवश्यक है। यहाँ इनके अनुसार दोहरा मानकीयता यानी डबल नॉर्मेटिवनेस के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। इसके अंतर्गत सभी दावा अधिकारों
यानी कि क्लेम राइट्स के सामान्य रूप में पाए जाने वाले विचार भी सम्मिलित नहीं है, जो कतिपय कृत्यों में औचित्यपूर्ण दावा या हल का पालन या उल्लंघन को उत्पन्न करते हैं, बल्कि इसके साथ ही ऐसे अपेक्षित कृत्य के अपवाद रहित पालन और अपालन के औचित्य का विचार करते हैं। देखिए आंसर बना इसका ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण न्याय घोषणात्मक सिद्धांत का समर्थक नहीं है? अब देखिए इसमें जो है पूछ रहा है कि पूर्ण निर्णय के घोषणात्मक सिद्धांत का समर्थक नहीं है। ए ब्लैकस्टोन, बी मैथ्यू हेल, सी ग्रे, डी बेकर। देखिए आंसर बनेगा इसका ग्रे, आंसर में जाता है सी। अब देखिए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका जो है, प्रीवी काउंसिल ने इस मामले में अभी निर्धारित किया है कि मस्जिद न तो वाद दायरा कर सकती है, न ही इसके विरुद्ध वाद दायर किया जा सकता है, क्योंकि विधि की दृष्टि में वह कृत्रिम व्यक्ति नहीं है। ए मौला बख्श बनाम हफीजुद्दीन, बी मस्जिद शाहगंज बनाम शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति, सी हाशिम अली बनाम इफ्तिख बेगम, हैदर हुसैन बनाम सुदामा प्रसाद। देखिए इसमें आंसर बनेगा इसका बी आंसर, यानी कि मस्जिद शाहगंज बनाम शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति। आंसर बनेगा इसका बी आंसर बन जाता है। अब देखिए इसमें जो है अगर हम बात करते हैं, इस वाद में प्रीवी काउंसिल ने अंतिम रूप से निर्णय दिया कि मस्जिद विधिक व्यक्ति नहीं होती है, इसलिए न तो वह वाद दायर कर सकती है और न ही इसके विरुद्ध वाद दायर किया जा सकता। प्रीवी काउंसिल के निर्णय मुस्लिम विधि के अनुरूप है, क्योंकि इसमें मूर्ति पूजा वर्जित है। इस तरह मानवीकरण के माध्यम से विधिक व्यक्ति प्रदान करने का कोई प्रश्न ही नहीं होता। यानी कि देखिए मतलब जो है उत्पन्न होता। फौजी महोदय का कहना है, यानी फैजी महोदय का कहना है कि प्रीवी काउंसिल ने इस बारे में कुछ नहीं कहा, क्या मस्जिद को किसी भी कार्य के लिए विधिक व्यक्ति माना जा सकता है। देखिए आंसर बना इसका बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विधि शास्त्र ने संहिताकरण का विरोध किया है, जो विधिक विकास का एक लोक पिंजरे में बंद बना सकता है और व्यक्तियों के विचारों की बाढ़ के उस निर्बाध प्रवाह को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जो जल की शानदार अक्षीयता से प्रवाह में है। ए सेवनी, बी मैन, सी डुगिट, डी पाउंड। अब देखिए आंसर बनेगा इसका ए सेवेनी, आंसर बन जाता है इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। स्वामित्व एक ऐसा संबंध है जो व्यक्ति और स्वामित्व की किसी वस्तु के मध्य होता है। स्वामित्व एक व्यक्ति और उसके निहित अधिकारों के मध्य संबंध है। सी स्वामित्व अधिकारों का समुच्चय है। डी स्वामित्व व्यक्तिक विधि की एक संस्था है। इसमें देखिए आंसर बनेगा डी, यानी सही नहीं है, आंसर बन जाता है डी। अब देखिए मतलब स्वामित्व का अधिकार एक ऐसी संकल्पना या कंसेप्ट है जो आसानी से समझा जा सकता है। होम्स के अनुसार एक स्वामी को सभी को यानी बहिष्कृत करने की अनुमति होती है और वह किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। ऐसे में स्वामित्व की जो संकल्पना है के संबंधी चार मुख्य सिद्धांत अस्तित्व में आए, जो इस प्रकार है। देखिए मतलब है, स्वामित्व एक ऐसा संबंध है जो व्यक्ति और स्वामित्व की विषय वस्तु यानी वस्तु वाली वस्तु के बीच होता है। यह एक स्वामित्व व्यक्ति और उनमें निहित अधिकारों के बीच का संबंध है। यह स्वामित्व अधिकारों का एक समुच्चय है। स्वामित्व लोक विधि की एक संस्था। विचार है, देखिए आंसर बना इसका सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब इसमें बताना है। ए व्यक्ति न्यायपूर्ण इच्छा के आत्मनिष्ठ संभावना है। बी व्यक्ति या विधिक व्यक्ति विधिक अधिकारों और कर्तव्यों का धारक होता है। सी विधिक व्यक्ति सदैव मिथ्य होता है।
व्यक्ति साथ है जिसके अधिकार व कर्तव्य लक्षण है। देखिए आंसर बनेगा इसका सी, यानी कि विधिक व्यक्ति सदैव नित्य होता है, ये सही नहीं है, तो आंसर बनेगा इसका सी। अब देखिए इसमें अगर हम बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ये निम्नलिखित में से कौन इस सिद्धांत का प्रतिपादक, राज्य तथा विधि दोनों समरूप है और राज्य मानव व्यवहार की एक प्रणाली, सामाजिक दबाव की एक व्यवस्था के अतिरिक्त कुछ नहीं है। यह दबाव की व्यवस्था विधिक व्यवस्था से भिन्न इसलिए नहीं है कि क्योंकि एक समाज के भीतर दो नहीं, वरना मात्र एक ही दबाव की व्यवस्था एक समय पर वैध हो सकती है। देखिए इसमें देखिए ए में है ऑस्टिन, बी में केल्सन, डी में बेंथम और डी हॉल। आंसर बनेगा बी कैल्शियम, यानी आंसर बन जाता है इसका बी, बी आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, वास्तविक व्यक्ति केवल मानव प्राणियों से ही संबंधित हो सकता है, जबकि राज्य निगम संस्थाएं व्यक्ति तथा अधिकारों के कर्ता नहीं हो सकते, वरना ऐसे माने जाते हैं जैसे कि वह व्यक्ति हो। एक व्यक्ति ठोकर मारने के लिए कोई शरीर नहीं रखता, न ही संस्थापित करने के लिए कोई आत्मा। यह परिकल्पना निम्नलिखित में से निगमित व्यक्ति के किस सिद्धांत से संबंधित है? अब इसमें सिद्धांत बताना है, ये किस सिद्धांत से संबंधित। ए कल्पितार्थ सिद्धांत, प्रतीकवादी सिद्धांत, सी होफेल्ड का सिद्धांत, केल्सन का सिद्धांत। देखिए आंसर बनेगा इसका प्रतीकवादी का सिद्धांत, आंसर बन जाता है इसमें बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विधिक कर्तव्यों का लक्षण नहीं है? ए कर्तव्य का विषय, बी अधिकार का विषय, सी कर्तव्य के अंतर वस्तु, डी कर्तव्य की विषय वस्तु। देखिए इसमें आंसर बनेगा इसका डी कर्तव्य की विषय वस्तु, आंसर बनेगा डी, यानी कर्तव्य की विषय वस्तु विधिक कर्तव्य का लक्षण नहीं है, तो आंसर बना इसका डी। नेक्स्ट, अधिकार वह अक्षमता या शक्ति होती है जो दूसरों या दूसरे के कर्तव्यों या कुछ करने के विरुद्ध रहने की यथावत अपेक्षा करती है। निम्नलिखित में से किसने अधिकार की युक्त व्याख्या की है? ए हॉलैंड, बी ऑस्टिन, सी सामंड और डी ग्रे, यानी प्रेस। आंसर बन जाता है इसका डी, आंसर बन जाता है। नेक्स्ट देखिए आपका, वैध रूढ़ि के लिए या वैध रूढ़ि के लिए क्या आवश्यक नहीं है? वैध रूढ़ि के लिए प्राचीनता, युक्तियुक्ता, निरंतरता, सरकार द्वारा अनुमोदन। आंसर बनेगा डी, यानी कि देखिए वैध रूढ़ि के लिए आवश्यक नहीं है सरकार द्वारा अनुमोदन। आंसर बना इसका डी। देखिए मैंने आज आपके साथ विधि शास्त्र के इनको देखे ध्यान से चेक कर लीजिए, आपको पता लगा क्या स्थिति क्या नहीं।